अस्सलाम वालेकुम। CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रजिस्टर एलोकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैकएंड जो हमने पढ़ा था, इसके हमने यहाँ पे देखा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग। जिनमें से इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन हमने स्टडी कर लिया था और आज हम सबसे पहले रजिस्टर एलोकेशन, फिर इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग ये स्टडी करेंगे और फिर हम 3 पास कंपाइलर को स्टडी करेंगे। ये तो हमने 2 पास कंपाइलर स्टडी किया ना। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्टर एलोकेशन, जो बैकएंड का सेकंड पार्ट है। Registers in a CPU plays an important role for providing high speed access to operands। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, ऐसे टेम्परेरी एरियाज होते हैं जो कि फास्टली वर्क करते हैं देन मेमोरी एक्सेस। तो ज़्यादातर जो ओपेरेंट्स होते हैं, जो अरिथमेटिक हो गई या लॉजिकल ओपेरेंट्स, तो वो हम रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि ओपेरेंट्स की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा डेटा जिसके प्रोसेसर को बार बार ज़रूरत पड़ती है, उस डेटा को हम रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम जल्दी से उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, सो मेमोरी के बजाय हम यहाँ पे ओपेरेंट्स को रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करते हैं, ये आपने याद रखना है। मेमोरी एक्सेस इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्लोअर देन रजिस्टर एक्सेस। अब जैसे कि हमें पता है कि मेमोरी की जो एक्सेस है वो रजिस्टर की एक्सेस से स्लो होती है। वहाँ जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस करना थोड़ा स्लो होगा अगर हम रजिस्टर में जो डेटा है उसको एक्सेस करें उसकी निस्बत। The backend attempts to have each operand value in a register when it is used। तो backend क्या करता है कि जब भी किसी operand की जरूरत पड़ती है तो जल्दी से उन operands को रजिस्टर में से एक्सेस कर लेता है, क्योंकि अगर जो रजिस्टर में डेटा स्टोर है अगर वो उसको यूज़ करेगा तो इस तरह वो मशीन कोड को ज़्यादा फास्टली जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बैकएंड में जो भी डेटा वो एक्सेस करे वो रजिस्टर से ही करे। लेकिन क्या होता है कि however the backend has to manage a limited set of resources when it come to the register file। इस तरह होता है कि हमें पता है कि रजिस्टर तो एक लिमिटेड होता है ना। आपने CS401 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, इंटेल 8088 आपने पढ़ा है आर्किटेक्चर। तो उसमें कितने होते हैं, टोटल 16 रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें कुछ पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, कुछ जनरल पर्पस, कुछ स्टैक इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बैकएंड जो है उसको लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, यानी कि वो जितना भी डेटा यूज़ करेगा ज़रूरी नहीं कि वो सारा रजिस्टर से ही आए। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा डेटा जो भी है जैसे पेरेंट वगैरह वो हम रजिस्टर से ही एक्सेस करते हैं, क्योंकि जितना डेटा रजिस्टर से एक्सेस करेंगे उतना ही बैकएंड हमारा फास्टली वर्क करेगा। The number of registers is small and some registers are pre-allocated for specialized use। अब कुछ रजिस्टर जो होते हैं वो प्री एलोकेटेड होते हैं किसी स्पेशलाइज यूज़ के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो रजिस्टर होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड होते हैं। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे रजिस्टर हैं जो प्री एलोकेटेड होते हैं जिनका यूज़ जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम काउंटर जो है ये भी एक रजिस्टर है, और ये जो है इसको बैकएंड यूज़ नहीं कर सकती, ये बैकएंड के लिए अवेलेबल नहीं होता ये रजिस्टर। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो रजिस्टर एलोकेशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो NP कंप्लीट है। ठीक है, स्लोवर होता है यहाँ पे, क्योंकि हम सारा डेटा तो रजिस्टर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो NP कंप्लीट है। मतलब ये कि जब इसको मेमोरी में से डेटा एक्सेस करना पड़ता है तब इसको टाइम लग सकता है। 2 पास कंपाइलर का जो बैकएंड है उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग। इसके बाद हमारा जो कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मॉडर्न प्रोसेसर्स हैव मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द बैकएंड नीड्स टू स्केड्यूल इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड हार्डवेयर स्टार्स एंड इंटरलॉक्स। अब इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग का जो मेन काम पता है क्या होता है, वो जो भी डेटा अपने अंदर से पास करेगा ना, उस डेटा को उस कोड में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीऑर्डर करेगा, उनका ऑर्डर जो है वो सही तरह उनको तरतीब देगा, फिर वो अपने अंदर से पास करेगा। बस ये इसका मेन काम है। तो अगर तो कोड जो है इंस्ट्रक्शंस सही तरह ऑर्डर्ड ना हो तो इससे नुकसान क्या हो सकता है कि बैकएंड स्लोअर हो सकता है, CPU को ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है अगर तो ऑर्डर सही नहीं है स्टेटमेंट्स को, यानी कि जिस स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है वो एग्जीक्यूट पहले नहीं हो रही, कोई और पहले एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है A = B + C और दूसरी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट D = A + E। अब यहाँ पे देखें
कि ये वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए या फिर ये वाली, इनका ऑर्डर किस तरह हो। अगर पहले ये वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो इसमें क्या है कि पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमें इस स्टेटमेंट से चाहिए। यहाँ पे बी में प्लस सी करेंगे तो हम ए की वैल्यू असाइन करेंगे, और अगर ए की वैल्यू होगी तो फिर ही हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसमें ई की वैल्यू प्लस करेंगे और फिर हम उसको असाइन करेंगे डी को, कि ये स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं और ये स्टेटमेंट बाद में। लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो बैकएंड है वो स्लोर हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे एनपी कंप्लीट है। या आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एनपी कंप्लीट है। अब पहले हमने पढ़ा था कि 2 पास कंपाइलर का जो फ्रंट एंड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, ठीक है, फास्ट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन जो बैकएंड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनपी कंप्लीट होती है, जो कि स्लोअर टाइम होता है उसका प्रोसेसिंग का। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो 2 पास कंपाइलर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लोज होता है। हमने 2 पास कंपाइलर में 2 के पासेस पढ़े हैं। फर्स्ट जो है वो फ्रंट एंड है, फिर हमने फर्दर उसके मॉड्यूल्स को स्टडी किया, और जो बैक एंड है वो उसका सेकंड पास है। फिर फर्दर हमें इसके 3 जो अभी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, इनको हमने स्टडी किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 पास कंपाइलर। अब जैसे 2 पास कंपाइलर में हमें पता है कि 2 पासेस होते हैं, 2 पासेस में से हमें हमारा सोर्स कोड जो है वो गुजरता है और फिर मशीन कोड जो है वो जनरेट होता है। और 3 पास कंपाइलर में क्या होता है कि हमारे 3 पासेस होते हैं, उन 3 पासेस में से कोड ने गुजरना होता है, सोर्स कोड ने, और मशीन कोड जो है वो जनरेट होता है। मोस्ट मॉडर्न कंपाइलर कंटेन 3 स्टेजेस। ज़्यादा जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो 3 स्टेजेस के होते हैं। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि फास्ट काम करना, ठीक है, कोड को फास्टली जनरेट करना। द मिडल एंड एनालिसिस IR एंड रीराइट और ट्रांसफॉर्म्स IR। ये जो मिडल एंड जो इसका पास है ये क्या करता है, एनालाइज करता है ये वाला IR इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिर एक नया IR जो है वो उसको जनरेट करेगा। इट्स प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस रनिंग टाइम ऑफ कंपाइल्ड कोड। अब हम ये मिडल एंड पास क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका प्राइमरी गोल ये है कि जो भी कंपाइल्ड कोड है आपका उसकी रनिंग टाइम को रिड्यूस करना, कि वो कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूशन के लिए। दिस में ऑल्सो इम्प्रूव स्टोरेज यूजेज एंड पावर कंजम्पशन etc। अब दूसरा ये कि हमारे जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा हमारे CPU जो भी पावर कंज्यूम कर रहा है, एक तो ये कि वो इस मिडल एंड की वजह से उसकी पावर कंजम्पशन कम हो, और दूसरा ये कि जो वो स्पेस यूज़ हो रहा है उसको कोड एग्जीक्यूशन में जो भी मेमोरी यूज़ की जा रही है वो भी हम कम मेमोरी यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो स्पेस यूसेज इंप्रूव होगा, दूसरा पावर कंजम्पशन जो है, पावर जो कंज्यूम हो रही है वो भी कम होगी। द मिडल एंड इज जनरली टर्म्ड द ऑप्टिमाइजर। ये जो मिडल एंड पास है इसको हमने ऑप्टिमाइजर का नाम दिया, जैसे हमने पढ़ा कि ये आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है। मॉडर्न ऑप्टिमाइजर्स आर स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ पासेस। अब ये जो मिडल एंड है ना ये फर्दर मल्टीपल पासेस में डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखें। और ये जो पासेस हैं ये कोई 2-3 पासेस नहीं है, बल्कि ये 1 से लेकर n तक पासेस हो सकते हैं। मतलब ये कि मिडिल एंड को मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स में अब डिवाइड किया गया है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्टिमाइजर है वो अपना प्रीवियस IR लेगा और एक नया IR को जनरेट करेगा। इसी तरह जो ऑप्टिमाइजर 2 है वो अपने प्रीवियस IR लेगा और एक नया IR जनरेट करेगा, और ये प्रोसेस तब तक जाएगा जब तक हम यहाँ पे n तक नहीं पहुँच जाते। तो ये जो मिडिल एंड है इसके 1 से लेकर n तक पासेस हो सकते हैं, तो इन सारे पासेस में से हमारा IR गुजरेगा। अब इतने हम ऑप्टिमाइजर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए। अब ये जो सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं इनका काम क्या है ये हम पढ़ने लगे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सारे ऑप्टिमाइजर्स का अपना अपना काम होता है, ठीक है। वो प्रीवियस IR कोड लेंगे और उसको किस तरह वो चेक करेंगे, उनका काम क्या है वो ये यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। कोई ऑप्टिमाइजर जो है वो उसमें से आपके कोड में से कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिस्कवर करेगा। किसी ऑप्टिमाइजर का ये काम हो सकता है कि मूव आ कंप्यूटेशन टू अ लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोड में कोई लूप है, उस लूप में ऐसी कैलकुलेशन हो रही है जो कि रन होने के लिए ज़्यादा टाइम ले रही है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या करेगा कि उस कैलकुलेशन को उस लूप में से बाहर निकाल देगा और बाहर उसको लिखेगा। तो इस तरह क्या होगा कि लूप से बाहर जब हम उसको लिखेंगे उस कैलकुलेशन को, तो उसका जो रनिंग टाइम होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह किसी ऑप्टिमाइजर का ये काम होगा स्पेशलाइज सम कंप्यूटेशनल बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट।
अब कई दफ़ा कंपाइलर को एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसी कोड के अंदर स्पेशलाइज सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कि ऑप्टिमाइजर क्या करेगा कि उस स्पेशलाइज सिचुएशन में उस कोड को सिंपलर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यही बताया गया। इसी तरह किसी ऑप्टिमाइजर का ये काम हो सकता है डिस्कवर रेडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट, कि जो भी आपके कोड में रेडंडेंसी पाई जा रही है, जो कोड रिपीट हो रहा है बार बार, उसको वो रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोड में आपके लूप में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और दोनों को सेम हमने इंटीजर वैल्यू साइन किया है 2, एक्स को भी 2 हमने साइन किया और वाई को भी 2, तो जब भी हम लूप चलाएंगे तो हमें ज़रूरत क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम दोनों को अलग अलग यूज़ करें। हम एक वैल्यू को भी तो बार बार यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे जैसे लूप चलेगा। तो इस तरह क्या है कि ऑप्टिमाइजर क्या करेगा कि जो भी रेडंडेंसी पाई जा रही है उन दोनों में से एक को रिमूव कर देगा और हम एक ही वैल्यू को ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह कोड में जो भी कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको ऑप्टिमाइजर रिमूव करता है। रिमूव यूजलेस और अनरीचेबल कोड। अब इनमें से कोई भी ऑप्टिमाइजर का ये भी काम हो सकता है कि जो भी यूजलेस कोड है आपके प्रोग्राम में, उस कोड को वो रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट एक्स और उसको वैल्यू असाइन की है 2 की, तो आप उसको उस स्टेटमेंट को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ ही नहीं कहीं कर रहे, तो क्या होगा कि वो एक अनयूजेबल स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या करेगा कि उस यूजलेस और अनरीचेबल कोड को वो रिमूव करेगा, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही आपने उस स्टेटमेंट को बना दिया लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। एंड कोड एंड ईडीएम इन सम पर्टिकुलर एफिशिएंट फॉर्म। ईडीएम कहते हैं कि कोई ऐसा कोडिंग पैटर्न जो आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्टेटमेंट है किसी लूप के अंदर x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है कि x के अंदर हर दफ़ा जब भी लूप चलेगा तो x के अंदर 1 का प्लस होगा और वो x को साइन हो जाएगा। मीन्स के सिंपल कि हर दफ़ा x में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है जब भी लूप चलेगा। तो अगर हम उस ईडीएम या उस जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं उसके बजाय हम कोई मशीन इंस्ट्रक्शन लिख दें और इस तरह मशीन इंस्ट्रक्शन लिख दें कि उस स्टेटमेंट के बजाय हम लिखें इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन हम लिख दें, तो इस तरह आपका कोड जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो फिर ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसी कई दफ़ा स्टेटमेंट आ जाती हैं तो उनको फिर ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि उनको मशीन इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजर जो है ना वो ये कोशिश करता है कि आपके कोड को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह बना दे कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए उसको एग्जीक्यूट करना। ये आपने याद रखना है। तो ये आपने चीज़ें याद रखने हैं कि ऑप्टिमाइजर्स के क्या क्या काम हो सकते हैं, और जो मिडल एंड है वो मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स में डिवाइड होता है 1 से लेकर n तक, और हर ऑप्टिमाइजर अपने प्रीवियस आयर को लेकर नया आयर को जनरेट करता है। लास्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है रोल ऑफ रन टाइम सिस्टम। रन टाइम सिस्टम का क्या रोल होता है, यहाँ पे आपने ये करना है कि रन टाइम सिस्टम के ये जो इश्यूज हैं या हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, कौन कौन सी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन से इश्यूज होते हैं जो रन टाइम सिस्टम में सॉल्व करने होते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। एग्जीक्यूटेबल कोड टिपिकली रन्स एज अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो एक प्रोसेस के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट पर रन होता है। कंपाइलर जो है वो रन टाइम सिस्टम का नॉलेज रखता है ताकि वो रन टाइम इन्वायरमेंट और मशीन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ कर सके। तो जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो रन टाइम सिस्टम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इशू है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मेमोरी तो लाजमी लेंगे, तो इसीलिए जो भी मेमोरी है उसको मैनेज करना रन टाइम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी, कि जब भी हमें कोड में हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है हम मेमोरी के सेल को एलोकेट कर लेते हैं ताकि हम उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकें। तो डी एलोकेट का मतलब होता है कि जब हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं है तो जो हमने सेल एलोकेट किए हैं उनको हम फ्री कर दें, उनको हम डिलीट कर दें। अब आपको पता होगा कि C++ में हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो हम न्यू का कीवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी के सेल्स को एलोकेट कर सकें और उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकें। तो इसी तरह हम फ्री का या फिर हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एलोकेटेड मेमोरी को दोबारा डी एलोकेट कर दें। तो आपने याद रखना है जब मेमोरी की जरूरत पड़ती है तब हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, जब इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो हम उसको डी एलोकेट कर लेते हैं। तो एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी को करना ये भी रन टाइम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
थर्ड जो है वो है गारबैग कलेक्शन। जितना भी गारबैग डेटा है आपके कोड में उसको रिमूव करना भी रन टाइम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रन टाइम टाइप चेकिंग, अब एक ये भी इशू सॉल्व करना पड़ता है कि रन टाइम सिस्टम चेक करता है आपका जो कोड है वो सही टाइप के वेरिएबल्स को असाइन है या नहीं है। मीन्स के अगर आपका कोई इंटीजर डेटा है, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो आपके सिर्फ इंट टाइप का जो वेरिएबल है उसको ही असाइन होना चाहिए, ठीक है, किसी और टाइप के वेरिएबल को नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपका पॉइंट वाली वैल्यू है तो वो आपके फ्लोट टाइप वेरिएबल को ही असाइन होना चाहिए। मीन्स के इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपके पॉइंट वाली वैल्यू असाइन हो जाए इंट वेरिएबल को और आपके जो इंटीजर वैल्यू है वो असाइन हो जाए फ्लोट वेरिएबल को। तो टाइप चेक करना भी ये भी रन टाइम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद एडर कंसेप्शन प्रोसेसिंग के एडर को फाइंड करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंटरफेस टू OSIO, इसका मतलब है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के साथ आपके सिस्टम में अगर कोई फाइल है, कोई रीडिंग फाइल है, उसको अगर आपने अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करना है तो आपको भी अपना कोड जो है वो उसको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा आपके सिस्टम के साथ, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका कोड इंटरफेस कराना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रन टाइम सिस्टम की। उसके बाद सपोर्ट फॉर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म हम कहते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रन टाइम सिस्टम की। पैरेलल थ्रेड्स, जो भी मल्टीपल थ्रेड्स हैं उनको फाइंड करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह लास्ट वन कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, अगर तो दो थ्रेड्स एक टाइम पे सेम डेटा शेयर कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।